हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस के अंदर सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो ये केशवानंदा भारती केस है, ये 13 जजेस बेंच का डिसीजन था ये, एंड इसमें 7:6 का रेशो था। जो 7 जजेस थे वो इस डिसीजन के फेवर में थे एंड जो 6 जजेस थे वो इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। ये लॉन्गेस्ट केस था हमारे इंडिया का एंड इसकी प्रोसीडिंग 68 डेज़ तक चली थी। एंड ये जो केस था, इसका जो जजमेंट आया था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। एंड ये जो जजमेंट था ये 703 पेजेस का जजमेंट था। एंड इस केस के डिसीजन को देने के लिए या इस केस को डिसाइड करने के लिए 71 डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को आपस में कंपेयर किया गया था, एनालाइज किया गया था एंड तब उसके बाद इस केस को डिसाइड किया गया था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को प्रोपाउंड किया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई भी अमेंड नहीं कर सकता है, उसको आप नहीं छेड़ सकते हो, बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो। अब बात आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा। इसका मतलब क्या है? ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे डिफ़ाइन नहीं किया है, ना ही केशवानंदा भारती केस के अंदर डिफ़ाइन किया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेयर इलेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब जभी से कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी से क्या है, एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है क्या या फिर जुडिशरी सुप्रीम है, या पार्लियामेंट के पास क्या अनलिमिटेड पावर है अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट करने की। तो जब इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद के कुछ सालों के अंदर पार्लियामेंट को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर दे दी गई थी। ये किस केसेस के अंदर दी गई थी? शंकरी प्रसाद केस 1951 एंड सज्जन सिंह केस 1964। इन केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी अमेंडमेंट के अंडर आर्टिकल 368 के। पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर को भी, हर चीज़ को अमेंड कर सकती है। फिर 1967 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यू और डिसीजन दोनों को ही बदल दिया। पहले पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर थी, बट गोलकनाथ केस के बाद सारी जो सिचुएशन थी वो बदल गई। गोलकनाथ केस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की पावर तो है, बट वो एब्सोल्यूट नहीं है। जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। तो जो गोलकनाथ का फैसला था उसके बाद क्या हुआ, जो फॉर्मर पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने अमेंडमेंट लेके आए कुछ। तो कौन कौन सी अमेंडमेंट्स थी वो? 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट एंड 29th अमेंडमेंट। ये जो अमेंडमेंट वो लेके आए थे, ये किस पर्पज़ से लेके आए थे? ताकि जो गोलकनाथ केस का डिसीजन था उसको हम इनफेक्टिव कर सकें, ताकि वो इफेक्ट में ही ना रहे ये जजमेंट। इसके बाद क्या हुआ, आरसी कूपर एंड माधव राव सिंधिया और गोलकनाथ केस, इन सारे फैसलों को खारिज करने के लिए ये अमेंडमेंट्स लेके आई सरकार। इन सभी अमेंडमेंट्स को और गोलकनाथ केस के डिसीजन को चैलेंज किया गया केशवानंदा भारती केस के अंदर। गोलकनाथ केस में 11 जजेस की बेंच थी एंड यहाँ पर केशवानंदा भारती केस में कितनी थी? 13 जजेस की बेंच को बनाया गया था ताकि हम गोलकनाथ केस को ओवररूल कर सके। अब ओवररूल क्यों करना था? क्योंकि गोलकनाथ केस में क्या बोला था, सिर्फ पार्ट 3 को अमेंड नहीं कर सकते, बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो केशवानंदा भारती का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं करोगे और पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को, अगर वो किसी और पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको कर दोगे तो वो कैसे चलेगा। तो इसीलिए ओवररूल करना उसको ज़रूरी था। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं केशवानंदा भारती केस के। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये केस है। केरला का एक इदनार नाम का एक हिंदू का मठ था। उस मठ के जो महंत थे उनका नाम था केशवानंदा भारती। तो हाल ही में 2020 के अंदर उनका निधन हुआ है।
उसी दौरान सरकार ने क्या करा, 2 लैंड रिफॉर्म्स को पास किया एंड ये जो लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने पास करे थे, इन्हीं की मदद से सरकार क्या करना चाहती थी, जो मठ का मैनेजमेंट है ना उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहती थी। पर जो केशवानंदा भारती थे, जो मठ के महंत जी थे, उन्होंने क्या किया, सूट फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रिट पिटिशन फाइल कर दी अंडर आर्टिकल 32। अब रिट पिटिशन फाइल कर दी और उन्होंने क्या क्या बोला कि ये हमारे इन राइट्स का जो यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल 25, 26, 14, 19, 13, हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही हैं ये अमेंडमेंट्स एंड ये वैलिड नहीं है। तो आर्टिकल 26 में ये बोला उन्होंने कि ये हमारे धर्म कर्म के लिए हम कोई भी काम हम कर सकते हैं, हमें ये अधिकार मिला है आर्टिकल 26 के अंदर, एंड कोई भी हम धर्म कर्म से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं एंड उसको चला सकते हैं। उसके मैनेजमेंट के लिए हम जो भी काम करने का हमें राइट है, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो हम कर सकते हैं। प्लस कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी अगर फैसला लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं। लेकिन लॉ के ज़रिए सरकार उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती थी और उस मठ की प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी बनाना चाहती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, केशवानंदा भारती के केस में गोलकनाथ को ओवररूल करा गया और शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस को भी ओवररूल किया गया। और इसके अंदर बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को आपको ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट होगा, उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि अमेंडमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर तो है अमेंडमेंट की, ठीक है, नो डाउट, बट बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकते, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये अभी भी जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्पेसिफिकली अगर बोलें एग्जॉस्टिवली हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर की कोई भी डेफिनेशन गिवन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बट ये सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर वो जो टाइम टू टाइम उनको जो चेंजेस लगते हैं या जो सही लगता है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि बताया, फेयर ट्रायल, फेयर इलेक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, ये सारा ही बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये कहीं डिफाइन नहीं है एंड इसीलिए ये ओपन है कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए, एंड कोर्ट ने इसी चीज़ को यहाँ पर ओपिनियन दिया इसी चीज़ के लिए कि अगर पार्लियामेंट के हाथों में अनलिमिटेड पावर होगी तो क्या होगा, पार्लियामेंट मिसयूज़ करेगी उस पावर का, क्योंकि जहाँ पर एब्सोल्यूट पावर आती है वहाँ पर आर्बिट्रेरी पावर भी आ जाती है, आर्बिट्रेरीनेस अपने आप आ जाती है। तो इसीलिए ये ओपिनियन था एंड ये जो ओपिनियन था ये 7:6 का था। तो जो 6 जजेस थे वो इस जजमेंट के अगेंस्ट थे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।